हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2024 के नोबेल पुरस्कारों की जो अनाउंसमेंट है वो शुरू हो चुकी है। कल हमने देखा कि विक्टर एमरोस और गैरी रुफकॉन को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने फ्रेंड्स माइक्रो आरएनए और क्या वो रोल प्ले करता है जीन रेगुलेशन में, इस चीज़ को लेकर डिस्कवरी की थी, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार को अनाउंस किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के बारे में कंप्लीट डिटेल को डिस्कस करने वाले हैं। किसको ये प्राइज़ दिया गया, किस लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया, फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे हम, और कुछ फेमस साइंटिस्ट जिनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है उनके बारे में भी हम जानेंगे। लास्ट में फ्रेंड्स हम एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन को भी सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस साल किसको फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमेरिका के जॉन जे हॉपफील्ड और यूके के जॉफ्री ई हिंटन को इस साल के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने कुछ ऐसी मूलभूत डिस्कवरीज करी और इन्वेंशन करे जिसकी वजह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूज़ कर मशीन लर्निंग पॉसिबल हो पाती है। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इनको 2024 के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। फ्रेंड्स, इन दोनों वर्ड्स को हम डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जरूर हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में, और उनकी जो डिस्कवरी है वो इसी से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले इन दोनों शब्दों को हम समझ लेते हैं। पहले हम देखते हैं मशीन लर्निंग को। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई बोलते हैं, वो है। यानी कि ये एक एआई का प्रकार है। क्या करता है मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग बेसिकली ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो खुद सीख सकते हैं, खुद अपने आप को सिखा सकते हैं। उनके अंदर इम्प्रूव करने की जो कैपेबिलिटी है वो ऑटोमेटिक होती है। उनको कोई बाहर से प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, वो खुद काम करते करते बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। यानी कि सेल्फ लर्निंग वाली जो प्रोसेस होती है, जो इंसानों में हमको देखने को मिलती है, वही चीज़ हमको जब मशीनों में देखने को मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कई बार छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि कई बार गर्म बर्तन को हाथ लगा दिया। जैसे ही कभी वो गर्म बर्तन को हाथ लगाएंगे तो उनके माइंड में एक मेमोरी स्टोर हो जाती है कि अगली बार इसको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा हाथ इससे जल सकता है, हमको नुकसान हो सकता है। तो बच्चा सीख गया, सेल्फ लर्निंग उसकी होगी। इसी तरह से आपने देखा होगा, जब आप कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो बहुत बार बहुत सारे एरर्स आते हैं। वो अपने आप नहीं जाते हैं, उनको सही करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर वाले के पास या टेक्नीशियन के पास जाना पड़ता है। मशीन लर्निंग में ये होता है कि सिस्टम अपने आप को सिखाता है, अपनी गलतियां खुद सुधारना चालू करता है और नई नई चीज़ें खुद सीखना चालू कर देता है। इसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। कहीं ना कहीं मशीन के पास खुद का दिमाग आ गया, खुद को वो सिखाने की क्षमता आ गई, इसलिए फ्रेंड्स इसका नाम ही क्या हो गया? मशीन लर्निंग। ये कहाँ होती है? एआई के अंतर्गत होती है। तो मशीन लर्निंग एक एआई का प्रकार है, इस बात को भी मत भूलिएगा। और ये मशीन लर्निंग कैसे हो, तो उसको करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो आइए अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। जिस तरह से हमारे दिमाग में सेल्स होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, उसी तरह से फ्रेंड्स आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी काम करता है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर हम देखते हैं कि न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। दो न्यूरॉन कैसे कनेक्टेड होते हैं? सिनेप्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग है स्ट्रांग हो जाती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी बने होते हैं। यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है कि जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन काम करता है, उसी तरह से मशीन के अंदर भी वैसा ही ब्रेन या वैसा ही सिस्टम इंस्टॉल किया जाए। तो पूरा किसको कॉपी करने की कोशिश की गई है? ह्यूमन ब्रेन को कॉपी करने की कोशिश की गई है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पर नोड होते हैं, ये हर नोड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जब यहाँ पर दो नोड्स के बीच में लर्निंग हो रही होती है तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब नहीं हो रही होती तो वीक होते हैं। इसका जो सिस्टम होता है ये लेयर में चलता है। जब 3 से ज़्यादा लेयर हो जाती हैं तो उसको हम बोलने लगते हैं डीप लर्निंग। तो ये हो गया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये जब इंस्टॉल की जाती है किसी एआई में तो फ्रेंड्स वो एआई मशीन लर्निंग के कैपेबल हो जाता है। यहाँ पर जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफ्री ई हिल्टन की डिस्कवरी की वजह से हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग पॉसिबल हो पा रही है। इसलिए फ्रेंड्स उनको 2024 के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि मशीन लर्निंग कहाँ कहाँ पर यूज़ आ सकती है, तो फ्रेंड्स मेडिकल की फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मेडिकल डिसीज़ को ट्रीटमेंट करने में, मेडिकल रिपोर्ट्स को रीड करने में, बॉडी स्ट्रक्चर को रीड करने में, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल सकता है। वेदर फॉरकास्टिंग में मशीन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। फाइनेंशियल फील्ड में डेटा को एनालाइज करना, वहाँ पर इसका योगदान हमको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स को बनाना, जैसे कि आपने आजकल देखा होगा स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं, उनके डेवलपमेंट में हमको मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है, और आने वाले समय में हमको और भी ज़्यादा इसका महत्व देखने को मिलेगा।
तो ये सब यूजेस हैं मशीन लर्निंग के। आइए फ्रेंड्स, अब हम फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि पिछले साल यानी कि 2023 में किसको फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पिछले साल 3 लोगों को फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पियरे एगोस्टेनी, फेरेन करोज, एनी एल हुलियर। इनको ये पुरस्कार बेसिकली इसलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट मेथड बनाए थे जिसके तहत एटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट को जनरेट किया जा सकता है और इन पल्सेस के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का सबसे पहले कब दिया गया था, तो फ्रेंड्स 1901 में सबसे पहले इस पुरस्कार को दिया गया था। अब तक 118 बार फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार को अनाउंस किया जा चुका है। कुल मिलाकर अब तक हमको 227 फिजिक्स की फील्ड में नोबेल पुरस्कार विजेता देखने को मिलते हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं जिनको 2 बार फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जॉन बर्डीन। इनको 1956 और 1972 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें सबसे यंगेस्ट विनर की, तो फ्रेंड्स लॉरेंस ब्रैग को 1915 में 25 वर्ष की आयु में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सबसे उम्रदराज व्यक्ति की बात करें तो फ्रेंड्स 2018 में आर्थर अस्किन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स अभी तक सिर्फ ऐसा 5 बार ही हुआ है कि महिलाओं को भी फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1903 में मैरी क्यूरी पहली महिला बनी थी जिनको फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2023 में एनी एल हुलियर 5वीं महिला ऐसी बनी थी जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए अब बात करते हैं कुछ फेमस वैज्ञानिकों की जिनको फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहले हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। इनको फ्रेंड्स 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने फ्रेंड्स जो डिस्कवरी की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और जो इन्होंने जर्नल और स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी दी, उसके लिए इनको 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1922 में हम देखते हैं कि नील्स बोर को ये पुरस्कार मिला था। इनकी जो एटॉमिक थ्योरी है वो बेसिकली बेसिस बनती है क्वांटम थ्योरी का, इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं 1903 में मैरी क्यूरी को यह पुरस्कार दिया गया था रेडिएशन फिनोमेना के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स इस बात को भी याद रखिएगा कि मैरी क्यूरी को केमिस्ट्री का भी नोबेल पुरस्कार मिला था 1911 में। फिर हम देखते हैं जर्मनी के वाइनर हाइजेनबर्ग को 1933 में ये पुरस्कार मिला था। फ्रेंड्स इन्होंने जो यहाँ पर योगदान दिया उसके बेसिस पर ही क्वांटम मैकेनिक्स जो है चलती है, इसलिए फ्रेंड्स इनको ये पुरस्कार दिया गया था। फिर 1935 में हम देखते हैं जेम्स कैडविक। इन्होंने फ्रेंड्स न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जिसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला। फिर 1906 में हम देखते हैं जोसेफ जॉन थॉमस। इन्होंने फ्रेंड्स जो वर्क किया था वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर किया था जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। लास्ट में फ्रेंड्स सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में मिला था विल्हेम कॉनराड रॉन्टगेन। इन्होंने फ्रेंड्स एक्सरेज की डिस्कवरी की थी जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर हमने जितने भी साइंटिस्ट को डिस्कस किया है उन पर डायरेक्टली बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो सबको एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा। आइए फ्रेंड्स अब हम कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड्स अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए कोई फाउंडेशन बैच की तलाश कर रहे हैं या फिर आप सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सभी को पता है उससे पहले आपको अपने जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जोग्राफी, साइंस एंड टेक, फॉरेन अफेयर्स, सोशोलॉजी, इंडियन सोसाइटी, एथिक्स, ऐसे टॉपिक्स पर फाउंडेशन पहले बनाना पड़ेगा। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें 1.5 से 2 साल का समय लगता है तैयारी के लिए, और ये सभी कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। क्रेजी जी के ट्रिक ने रूट एप्लीकेशन पर RM 2.0 बैच लॉन्च किया है सिविल सर्विसेज के लिए, जहाँ पर पहले सब्जेक्ट्स के फाउंडेशन पर काम किया जाता है, फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है और ओवरऑल किस तरह से अपनी पर्सनालिटी पर काम करें ताकि आप सिविल सर्विसेज जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो सकें, उस पर जोर दिया जाता है। और ये सब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको अवेलेबल है, तो एक बार रूट एप्लीकेशन पर ज़रूर विजिट करके उस कोर्स को देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल 2024 में नोबेल विजेता को पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? फ्रेंड्स इसको हमने कल भी डिस्कस किया था। यहाँ पर सही आंसर है 11 मिलियन स्वीडिश करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? फ्रेंड्स यहाँ पर जॉन बर्डीन को फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1956 और 1972। अगला क्वेश्चन है अब तक कितनी महिलाओं को फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो फ्रेंड्स अब तक हम देखते हैं कि सिर्फ 5 महिलाओं को ही फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महिला को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो फ्रेंड्स मैरी क्यूरी ऐसी महिला हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, 1903 फिजिक्स में और 1911 केमिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर है बी, विल्हेम कॉनराड रॉन्टगेन को ये पुरस्कार मिला था। उन्होंने फ्रेंड्स एक्सरे की डिस्कवरी की थी जिसके लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय को फिजिक्स के लिए
नोबेल प्राइज़ मिला है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को यह पुरस्कार मिला था 1930 में। फ्रेंड्स, उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट को डिस्कवर किया था। इस चीज़ को हम रमन इफेक्ट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को किस वर्ष फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था? फ्रेंड्स, 1921 में उनको ये पुरस्कार मिला था। किस लिए मिला था? क्योंकि उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया था। अगला क्वेश्चन है, जेम्स कैडविक को किस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? न्यूट्रॉन की खोज के लिए उनको यह पुरस्कार मिला था। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ किस संस्था द्वारा दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, साल 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? फ्रेंड्स, 2023 में जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, पियरे अगस्टिनी, फ्रैंक क्रोज और एनियल हुलियर को यह पुरस्कार मिला था। राइट आंसर डी। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साल 2024 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डाटा, इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कल फ्रेंड्स हम जो नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ आने वाला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, उसको डिस्कस करेंगे। तो कल फिर एक बार मिलेंगे। जब तक के लिए फ्रेंड्स, सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।